बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम उर्दू अलिफ का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा वतन। क्या नाम है? हमारा वतन। ये हमारी नज़्म है। ये क्या है? नज़्म है। और ये नज़्म किसने लिखी है? हमारे शायर का नाम क्या है? तुफ़ैल होशियारपुरी। शायर का क्या नाम है? तुफ़ैल होशियारपुरी। स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 70 खोलें। सफ़ा नंबर 70। हमारा पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम क्या है? पढ़ाई। जी, अब ये एक नज़्म है और आपको बताया हुआ है कि जब शायर किसी ख़याल को या तसव्वुर को बुनियाद बनाता है तो फिर वो एक नज़्म लिखता है, और वो नज़्म किसी उस ख़याल के ऊपर होती है, उस तसव्वुर के ऊपर होती है। ठीक है? तो यहाँ पर शायर ने अपने वतन के बारे बात की है और अपने वतन की तारीफ़ बयान करते हुए कहा है कि हमारा मुल्क जो है वो हमारी आज़ादी का निशान है। वो हम और हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे बताया गया है। जी स्टूडेंट्स, तो शुरू करें। आप पेंसिल अपने हाथ में रखें और आपने मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते जाना है, और जब मैं मतलब बताऊं तो उसका मायने लिखते जाइएगा। जी शुरू करें। प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, आरज़ुओं का दिलकश सहारा वतन। प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। अब देखिए, यहाँ पर शायर ने वतन की खूबसूरती बयान की है और कहा है कि मुझे मेरा वतन हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ और प्यारा है, और ये वतन हमारी ख्वाहिशों और आरज़ुओं का खूबसूरत आसरा और बेहतरीन सहारा है। ये वतन हमें प्यारा है और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा दिल को लुभाता है या दिल को अच्छा लगता है। ठीक है? आपने किस तरह से इसकी तशरीह करनी है, आप ये जो मैंने बोला है आप समझ लें कि ये आपकी तशरीह है, क्योंकि ये आपका नया काम है। आपके पास ये काम कॉपी पर मौजूद नहीं है, तो तवज्जो से सुनिएगा। ठीक है? मैं फिर बता देती हूँ क्या है। सबसे पहले तो आपने इसके तारुफ़ी फ़िक्रात लिखने होते हैं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि ये नज़्म हमारा वतन तुफ़ैल होशियारपुरी ने लिखी है।
इस नज़्म में वो वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और फिर तशरीह इसकी क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लाइन है? प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। तो अब क्या लिखेंगे कि शायर कहते हैं कि हमारा वतन हमें हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है। आरज़ुओं का दिलकश सहारा वतन, कि ये वतन हमारी ख्वाहिशों और आरज़ुओं का खूबसूरत आसरा और बेहतरीन सहारा है। प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, कि ये वतन हमें प्यारा है और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा दिल को लुभाता है, दिल को अच्छा लगता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बंद देखिए। अब देखिए इसमें बाकी सब तो बंद है, लेकिन पहला बंद जो है वो क्या है? मुसल्लस है। क्यों? क्योंकि उसके 3 मिसरे हैं और बाकी जो आपके आगे वो 4 मिसरे हैं जो कि हमारे बंद कहलाते हैं। तो दूसरा बंद देखेंगे आप। इसकी सोना उगाती हुई खेतियाँ, पिघली चांदी लुटाती हुई नदियाँ, है हमारा वतन सबसे प्यारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि हमारे वतन की खेती सोना उगाती है, यानी जो हरे भरे खेत हैं उनसे जो फसलें उगती हैं, जब किसान उन फसलों को फ़रोख्त करते हैं तो उन्हें उनके बदले में जो मुआवजा मिलता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि सोने की कीमत होती है, इसी तरह उनके खेतों की, उनकी फसलों की कीमत है। तो शायर कह रहा है कि हमारे वतन के जो खेत हैं उनसे जो अनाज मिल रहा है वो बिल्कुल सोने की तरह है, कि हमारे वतन की खेतियाँ सोना उगाती हैं। उसके हरे भरे खेतों से सोने जैसी चीज़ निकलती है। यानी सोने जैसी चीज़ क्या निकलती है? कि उसके खेतों से कीमती और नकद आवर फसलें जैसे गन्ना, कपास, गंदुम उगते हैं। यानी हमारी फसलें गन्ना, कपास और गंदुम उगाती हैं और उससे किसानों को फ़ायदा होता है। पिघली चांदी लुटाती हुई नदियाँ, पिघली चांदी, पिघली चांदी यानी नरम पानी की तरह, यानी जब हम चांदी को पिघलाते हैं तो वो नरम हो जाती है। तो उसने कहा है कि हमारे वतन की जो नदियाँ हैं उनका पानी इतना साफ शफाफ है कि ऐसे लगता है कि जैसे वो पानी नहीं बल्कि चांदी है। इतना साफ और शफाफ है कि जिस तरह चांदी सफ़ेद होती है बिल्कुल, उसी तरह हमारी नदियों का, हमारे दरियाओं का, समुद्रों का पानी साफ और शफाफ है हमारा वतन सबसे प्यारा वतन, कि हमारा देश सबसे प्यारा है। प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, कि हमारा वतन हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा और अच्छा है। अब आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे? तशरीह एक मर्तबा मैं पढ़ देती हूँ। ये तो मैंने आपको समझा दिया ना कि इसमें क्या बताया जा रहा है। अब आपने तशरीह कैसे लिखनी है? शायर कहते हैं कि इस वतन की खेती सोना उगाती है, इसके हरे भरे खेतों से सोने जैसी चीज़ निकलती है, यानी इसके खेतों से कीमती और नकद आवर फसलें जैसे गन्ना, कपास, गंदुम उगती हैं और इस वतन की नदियों और नालों में चांदी जैसा साफ शफाफ पानी बहता है, जो हमारी फसलों को सैराब करता है। हमारा देश
सबसे प्यारा है और हमारा वतन हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा और अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला बंद देखें। सुरमई वादियाँ लहलहाते चमन, इसके सहरा हंसी दिल नशी इसके बन, रश्क फिरदौस है आज सारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। अब इसमें पहला मिसरा सुरमई वादियाँ, सुरमई सुरमे के रंग की। सुरमे का रंग क्या होता है? आप जानते हैं सुरमा ब्लैक कलर का नहीं होता, सुरमे का रंग है ग्रे। ग्रे रंग जो होता है, डार्क ग्रे, जो ब्लैकिश ग्रे होता है, वो सुरमे का रंग होता है। ठीक है, तो ग्रे को उर्दू में सुरमई रंग कहा जाता है। ग्रे को उर्दू में सुरमई रंग कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा है सुरमई वादियाँ, यानी जो हमारी वादियाँ हैं, जो पहाड़ों के दरमियान, यानी पहाड़ हैं और फिर रास्ता गुजरने का है। तो जब हम पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि हर तरफ जो है वो सुरमे की वादियाँ जो है वो फैली हुई हैं, यानी हर तरफ जो पहाड़ है वो ग्रे कलर के जब नज़र आते हैं तो वो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। लहलहाते चमन, चमन कहते हैं बाग को, कि हमारे बाग जो है वहाँ पर दरख्त लहलहा रहे हैं, खेत लहलहा रहे हैं, दरख्तों पर फल लग रहे हैं और हमारे बागात हरे भरे हैं। इसके सहरा हंसी, सहरा आप जानते हैं जहाँ पर रेत ही रेत होती है, लेकिन वो भी एक ख़ास एक तरीका और एक उसका नज़ारा जो है वो इतना दिलकश होता है कि हमारे वतन के जो सहरा हैं वो भी इतने खूबसूरत हैं कि वो देखने के काबिल हैं। दिल नशी इसके बन, बन कहते हैं जंगल को, कि ऐसे खूबसूरत जंगलात हैं और इस तरह दरख्तों की कितारें लगी होती हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, दिल को छू लेते हैं। दिल नशी इसके बन, कि यहाँ के जो जंगलात हैं वहाँ पर जिस तरह दरख्तों की कितारें लगी हुई हैं वो दिल को बहुत अच्छी लगती हैं और दिल खुश हो जाता है इन नज़ारों को देखकर। ठीक है, रश्क फिरदौस है आज सारा वतन, रश्क फिरदौस, फिरदौस जन्नत का नाम है बेटा, जन्नत को कहा जाता है। तो जिस तरह हम ख्वाहिश करते हैं, हमारे जहन में एक तसव्वुर है कि जन्नत बहुत खूबसूरत है, जन्नत बहुत खूबसूरत है, तो शायर अपने वतन को जन्नत से तशबीह दे रहा है कि जिस तरह जन्नत खूबसूरत है इसी तरह मेरा वतन भी जो है वो खूबसूरत है। मेरे वतन में जंगलात हैं, सहरा हैं, बागात हैं, वादियाँ हैं, ये ऐसी महसूस होती हैं जैसे कि हम किसी जन्नत में आ गए हों। तो हमारा वतन जो है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, हमें हमारा वतन जान से भी ज़्यादा प्यारा और अजीज़ है। समझ आ गया? अब आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे? आप तशरीह लिखेंगे, शायर कहते हैं कि इसकी वादियाँ सुरमे के रंग की हैं और इसके बागात हरे भरे नज़र आते हैं। इस वतन की रंगीनियाँ, यानी रंगों से भरा हुआ, रंगीनियाँ खूबसूरत और इसके जंगलात देखने के काबिल हैं। आज हमारा सारा वतन इस कदर हसीन और ख़ूबसूरत है, इसको देखकर जन्नत भी रश्क करने लग जाती है। हमारा वतन प्यारा और दिलनशी है। यानी कितनी, देखिए उन्होंने, उसने शायर ने खूबसूरती से
वतन का एक नज़ारा और एक मंजर कशी कर दी है कि हमारा वतन इतना खूबसूरत है। और ये हकीकत है कि जब हम अपने वतन की वादियाँ देखते हैं, आप देखें, आप सवात चले जाएं, आप मरी चले जाएं, आप कागान नारान चले जाएं, वहाँ पर जब आप वादियों को, पहाड़ों को देखते हैं तो वो इतनी खूबसूरत लगते हैं कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल वो जन्नत का नज़ारा पेश करें। तो कि शायर ये कह रहा है कि जन्नत भी हमारे वतन की खूबसूरती को देखकर जो है वो खुश होती है, रश्क करती है कि हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 71 देखें। आप अपनी किताब का पेज नंबर 71 देखें। हमारा अगला बंद है, इस वतन के जियाले बहादुर जवां, इस हंसी अंजुमन के हंसी पासबां, जा लुटा दे जो कर दे इशारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। अब देखें, वतन में जो हमारी वादियाँ हैं, हमारे जंगलात हैं, सहरा हैं, बागात हैं, खेत हैं, नदियाँ हैं, सबकी तारीफ़ हो गई, सबकी तारीफ़ हो गई। अब आगे किसके बारे बात हो रही है कि जो हमारे सिपाही और जो हमारे मुजाहिदीन दिन रात सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़े हैं, अब शायर उनके बारे बात कर रहा है कि वो किस तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर सरहदों पर खड़े हैं, दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं और अपने वतन को भी बचा रहे हैं और हमें भी बचा रहे हैं। आप देखें, हम पुरसुकून नींद सोते हैं, हमें किसी गोली का डर नहीं होता, हमें किसी जंग का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मुजाहिदीन, हमारे सिपाही सरहदों पर खड़े हमारी हिफाजत और अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। तो इस बंद में शायर ने उन मुजाहिदीन के बारे में कहा है कि किस तरह वो सरहदों पर खड़े हैं और वतन की हिफाजत कर रहे हैं, और वतन की हिफाजत करते हुए अगर उन्हें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अब क्या है, इस वतन के जियाले बहादुर जवां, जियाले कहते हैं जीदार, बहुत बहादुर, बहुत मजबूत। तो उसने कहा है कि हमारे वतन के जो बहुत मजबूत और बहादुर जवान हैं, इस हंसी अंजुमन के हंसी पासबां, अंजुमन कहते हैं महफिल को। तो अब शायर ने इस दुनिया को या अपने वतन को जो है वो किससे तशबीह दे दी है? अंजुमन से, एक महफिल से, कि जैसे महफिल में लोग बैठते हैं और महफिल में बातचीत करके महफिल की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, इसी तरह हमारे जो बहादुर सिपाही हैं वो हमारे महफिल में, खूबसूरत महफिल के खूबसूरत मुहाफिज हैं कि हमारा वतन बहुत खूबसूरत है और उसके मुहाफिज, पासबा किसे कहते हैं? मुहाफिज को, कि जिस तरह हमारा वतन खूबसूरत है इसी तरह उनके मुहाफिज जो है वो भी बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, जान लुटा दे जो कर दे इशारा वतन, इन्हें अब कह रहे हैं कि हमारे बहादुर जवान ऐसे हैं कि अगर उन्हें इशारा कर दें तो वो अपने वतन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारा वतन बहुत प्यारा है और हमारा वतन हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो अब आप इसकी तशरीह किस तरह से लिखेंगे? तशरीह एक मर्तबा सुन लें। शायर कहते हैं कि इस वतन के रहने वाले जुर्रतमंद, दलेर और जवान मर्द हैं। इस खूबसूरत महफिल के रखवाले भी हसीनो जमील हैं, यानी हमारी खूबसूरत महफिल यानी ये वतन, और उसके रखवाले यानी पासबां वो भी हसीनो जमील हैं।
अगर हमारा वतन इशारा करे, यानी हमारे वतन की तरफ कोई मैली आँख उठाकर देखे, तो हम अपनी जानें अपने वतन पर निछावर कर देंगे। हमारा वतन हर चीज़ से प्यारा और हर दिल अजीज़ है। ओके जी, अगला बंद देखें। मुल्क व मिल्लत के सीने का अरमान है, हम ही तो इस वतन के निगहबान हैं। ये हम सबकी आँखों का तारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। मुल्क व मिल्लत यानी हमारा वतन और हमारी कौम के सीने का अरमान है। अरमान ख्वाहिश को कहते हैं। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहा है कि हमारा वतन जो है वो हमारे सीनों में छुपी हुई एक आरज़ू है, एक ख्वाहिश है, जिसकी बिना पर हम अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। हम ही तो इस वतन के निगहबान हैं। निगहबान यानी रखवाले, हिफाजत करने वाले। तो शायर कह रहा है कि मुजाहिदीन तो अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी पाकिस्तानी होने के नाते, अपने वतन में रहने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने वतन की हिफाजत करें और कोई ऐसी बात किसी के सामने ना करें जिससे हमारे वतन पर कोई आँच आए और कोई हमारे वतन को नुकसान पहुँचाए। ठीक है, ये है हम सबकी आँखों का तारा वतन। कि जिस तरह आप देखें कि एक माँ बाप हैं, उनको औलाद जो है बहुत प्यारी होती है। वो कहते हैं अपनी औलाद को कि तुम तो मेरी आँखों का तारा हो। कहते हैं ना कि तुम तो मेरी आँखों का तारा हो। तो इसी तरह हमारा वतन जो है उससे हमारी मोहब्बत भी बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और हमारी आँखों का तारा हमारा वतन है, यानी हमें अपना वतन बहुत ज़्यादा प्यारा है, हमें अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, कि हमारा वतन हमें बहुत प्यारा है और अपने जान से भी बढ़कर अजीज़ है। तो आप इसकी तशरीह क्या लिखेंगे? शायर कहते हैं कि हम अपने वतन और कौम के सीनों में छुपी हुई आरज़ू हैं और हकीकत में हम लोग ही इस देश के निगहबान और मुहाफ़िज़ हैं। हम अपने वतन की इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देंगे। ये वतन हमारी आँखों का नूर है और हमें हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा और अजीज़ है। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें आपकी ये नज़्म मुकम्मल हो गई है कि इस नज़्म में किस तरह हम वतन की मोहब्बत बयान की जा रही है और हमारे वतन में जो जो चीज़ें मौजूद हैं, जो हमारे खेत खलियान हैं, जो हमारे दरिया, नदी, नाले, समुंदर हैं, उनकी खूबसूरती बताई गई है। जो पहाड़ हैं, जो वादियाँ हैं, उसके अलावा जो बागात हैं लहलहाते, सरसब्ज़ खेत खलियान हैं, उनके बारे बात की गई है। सहराओं के बारे में बताया गया है, जंगलात के बारे में बताया गया है और फिर आखिर में किसके बारे बात हुई है? हमारे बहादुर फ़ौजियों के बारे में, जवानों के बारे में, मुजाहिदीन के बारे में बात हुई है कि किस तरह वो सरहदों पर रहकर हमारे वतन की भी हिफाजत कर रहे हैं और हमारी भी हिफाजत कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये एहसास होना चाहिए कि जिस तरह वो सरहद पर खड़े होकर हमारी और वतन की हिफाजत कर रहे हैं, तो हमें भी पाकिस्तानी होने के नाते
अपने वतन की हिफाजत करनी चाहिए और कोई भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे वतन को नुकसान पहुंचे, क्योंकि सिर्फ मुजाहिदीन ही नहीं, हम भी अपने वतन की हिफाजत करने के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये नज़्म समझने में आसानी होगी। हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायने। क्या है? अल्फाज मायने। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 140 खोलें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 140 खोलें। जी, खोल लिया। हमारे अल्फाज मायने हैं। मैं पढ़ने लगी हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ें। पहला लफ्ज़ है आरज़ू। आरज़ू। आरज़ू के मायने हैं ख्वाहिश। आरज़ू के क्या मायने हैं? ख्वाहिश। नेक्स्ट वर्ड है अरमान। अरमान के मायने हैं तमन्ना, ख्वाहिश। अरमान के क्या क्या मायने हैं? तमन्ना, ख्वाहिश। नेक्स्ट वर्ड है अंजुमन। अंजुमन के मायने हैं महफिल। अंजुमन के क्या मायने हैं? महफिल। नेक्स्ट वर्ड है बन। बन के मायने हैं जंगल, वीरान जगह। बन के क्या मायने हैं? जंगल, वीरान जगह। नेक्स्ट है पासबां। पासबां के मायने हैं मुहाफिज, निगहबान। पासबां के क्या मायने हैं? मुहाफिज, निगहबां। नेक्स्ट वर्ड है जियाले। जियाले। जियाले के मायने हैं बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद। जियाले के क्या क्या मायने हैं? बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद। नेक्स्ट है फिरदौस। फिरदौस के क्या मायने हैं? बाग, जन्नत, बहिश्त। फिरदौस के क्या क्या मायने हैं? बाग, जन्नत, बहिश्त। नेक्स्ट वर्ड है रश्क। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रश्क। रश्क के मायने हैं किसी के बराबर होने की ख्वाहिश। रश्क के क्या मायने हैं? किसी के बराबर होने की ख्वाहिश। नेक्स्ट वर्ड है चमन। चमन के मायने हैं बाग। चमन के क्या मायने हैं? बाग। ये आपके अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए। स्टूडेंट्स,
अपनी किताब का सफ़ा नंबर 71 खोलें। सफ़ा नंबर 71। हमारा पहला सवाल है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। क्या सवाल है? सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इसमें हमारा अलिफ पाठ है। इस नज़्म में टेप का मिसरा कौन सा है? इस नज़्म में टेप का मिसरा कौन सा है? टेप कहते हैं, जैसे आप देखें, आप कोई गाना चलाते हैं, कोई सॉन्ग चलाते हैं, तो जब तक आप उसको आगे रिवर्स नहीं करते अगला गाना नहीं लगता और एक ही गाना या एक ही जुमला बार बार रिपीट होता जाता है, तो उसे टेप कहते हैं, टेप करना। ठीक है, तो यहाँ पर टेप का मिसरा से मुराद वो मिसरा जो इस नज़्म में बार बार आया है, वो कौन सा है? तो आप क्या जवाब लिखेंगे? इस नज़्म में टेप का मिसरा दर्ज झैल है। उसके बाद आप नीचे से शुरू करेंगे। प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। क्या है? प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। आप जानते हैं कि ये मिसरा बार बार नज़्म में आया है, इसलिए इसे हम टेप का मिसरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन के जियाले बहादुर जवां किसके इशारे से जान लुटा देते हैं? यानी हमारे वतन के बहादुर जियाले जवां किसके इशारे से जान लुटा देते हैं, यानी जान कुर्बान कर देते हैं। तो आप क्या जवाब लिखेंगे? वतन के जियाले जवां वतन के इशारे से जान लुटा देते हैं, यानी वतन उन्हें इशारा करे तो वो अपनी जान लुटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर ने किसको रश्के फिरदौस कहा है? शायर ने इस नज़्म में किसको रश्के फिरदौस कहा है? किसे कहा है? जी, शायर ने वतन को, क्या है? शायर ने वतन को रश्के फिरदौस कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन की खेतियाँ क्या उगलती हैं? यानी खेतियाँ उगलती हैं, यानी जब वो बनती हैं, उगाती हैं, तो क्या उगलती हैं? आप क्या लिखेंगे? वतन की खेतियाँ सोना उगलती हैं। क्या लिखेंगे? वतन की खेतियाँ सोना उगलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन की नदियाँ क्या लुटाती हैं? कि अब नदियों के बारे पूछा है कि वो क्या लुटाती हैं। तो आप क्या जवाब लिखेंगे? कि वतन की नदियाँ पिघली चांदी लुटाती हैं। क्या लिखेंगे? वतन की नदियाँ पिघली चांदी लुटाती हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके पहले सवाल के जो पार्ट्स थे वो मुकम्मल हो गए। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 72 खोलें। जी, खोल लिया। इसमें सवाल नंबर 5 है, इस नज़्म के आखिरी बंद में कौन से अल्फाज काफियाँ हैं? अब यहाँ मैंने सवाल लिखा है, जबकि आपकी किताब में थोड़ा सा तफसीली बताया गया है। वो तफसील क्या बताई गई है उसे मैं एक मर्तबा पढ़ देती हूँ, गौर से देखें।
इशार के आखिर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। मसलन हमारा, सहारा वगैरह। इस नज़्म के आखिरी बंद में कौन से अल्फाज काफियाँ हैं कि हमने आखिरी बंद देखना है कि कौन से अल्फाज इनमें काफियाँ हैं। तो आप देखें, फ़ौरन आपको पता चल जाएगा। जी, बंद क्या है? पहले तो बंद देखें। मुल्को मिल्लत के सीने का अरमान है, हम ही तो इस वतन के निगहबान हैं। ये हम सबकी आँखों का तारा वतन, हमारा वतन है, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। तो आप इसमें आंसर में क्या लिखेंगे कि इस नज़्म के आखिरी बंद में तारा और हमारा, अब देखें तारा हमारा, हम आवाज़ अल्फाज हैं तो ये क्या होंगे? काफियाँ होंगे। तो आखिरी बंद में तारा और हमारा, और दूसरे वर्ड्स कौन से हैं? अरमान और निगहबान। कौन से अल्फाज हैं? अरमान और निगहबान, हम काफिया अल्फाज हैं। ठीक है, क्या आंसर है इसका? इस नज़्म के आखिरी बंद में तारा और हमारा और अरमान और निगहबान हम काफिया अल्फाज हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शायर ने इस नज़्म में वतन के जियाले बहादुर जवानों की क्या खूबियाँ बयान की हैं कि हमने जो नज़्म पढ़ी है हमारा वतन, इसमें जियाले बहादुर जवानों की शायर ने क्या खूबियाँ, क्या अच्छाइयाँ बयान की हैं। तो आप क्या जवाब लिखेंगे? शायर ने इस नज़्म में वतन के जियाले बहादुर जवानों की ये खूबियाँ बयान की हैं कि वो अपने वतन के मुहाफ़िज़ हैं और अपने वतन की खातिर जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं। ठीक है जी। अब आप अपनी किताब का सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 है, नज़्म हमारा वतन का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करें। स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बताया गया था कि मरकज़ी ख़्याल क्या होता है, कि नज़्म किस चीज़ के बारे है, यानी नज़्म किस के बारे में शायर ने लिखी है, कि शायर या मुसन्निफ़ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़्म या कहानी लिखता है, उस तसव्वुर को मरकज़ी ख़्याल कहा जाता है। ठीक है, और आम तौर पर मरकज़ी ख़्याल 3 सत्रों का होता है। सत्र किसे कहते हैं? लाइन को, कि 3 सत्रों यानी 3 लाइंस का होता है। तो हमने इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? ये वतन हमें हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ और प्यारा है। ये हमारी आरज़ुओं का सहारा है। हम इसके रखवाले हैं और इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, आपका सवाल नंबर 10 है, इस नज़्म के
दूसरे वन में सोना उगाती हुई खेतियाँ से क्या मुराद है? कि जो दूसरे वन में ये मिसरा आया है, सोना उगाती हुई खेतियाँ, इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका? तो क्या लिखेंगे? इस नज़्म के दूसरे वन में सोना उगाती हुई खेतियाँ से मुराद है कि हमारे वतन के खेत सोने की तरह कीमती और नगदावर फसलें उगाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस नज़्म का खुलासा लिखें। अब आपने इस पूरी नज़्म को एक पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, हम इसका खुलासा लिखेंगे। तो खुलासा क्या है, मैं एक मर्तबा पढ़ने लगी हूँ, गौर से और तवज्जो से आपने सुनना है। शायर कहता है कि हमारा वतन प्यारा और हर दिल अजीज़ है। ये वतन हमें हर चीज़ से प्यारा है। ये वतन हमारी ख्वाहिशों तमन्नाओं का दिलकश आसरा और सहारा है। हमारी सारी ख्वाहिशें और आरज़ुएं इसी वतन में पूरी होती हैं। इस वतन के खेत सोना उगलते हैं, यानी कीमती नगदावर फसलें उगाते हैं। नगदावर यानी ऐसी फसलें जिनसे हमें बहुत पैसे मिलते हों, हम उन्हें बेचते हैं और पैसे मिलते हैं, उसे नगदावर कहा जाता है। और इस वतन में पिघली हुई साफ शफाफ चांदी जैसी नदियाँ बहती हैं। हमारा देश सबसे प्यारा देश है और हमें अपना वतन हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। हमारे वतन की वादियाँ, चमन, सहरा और इसके जंगल खूबसूरत और हसीन हैं। हमारा वतन वो है जिस पर जन्नत भी रश्क करती है। इस वतन के रहने वाले बहादुर जवान और उसके मुहाफ़िज़ हसीनों जमील हैं। हम वतन के इशारे पर अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। हम मुल्को कौम के अरमान और इस वतन के रखवाले हैं। ये वतन हम सब की आँखों का तारा है और हमें हर शय से ज़्यादा प्यारा है। तो ये आपका खुलासा मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही आपका दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है।
स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। हमारा तीसरे दिन का काम किताब का मरूज़ी वर्क है। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 71 खोलें। सफ़ा नंबर 71 पर सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़े करें। कि कुछ अल्फाज दिए गए हैं मुरक्कबात। सबसे पहले तो मुरक्कबात क्या होते हैं? मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है और मुरक्कब कहते हैं एक से ज़्यादा, यानी अगर दो चीज़ें हों, एक चीज़ है तो मुफ़रिद और अगर दो चीज़ें हैं तो वो मुरक्कब बन जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो अल्फाज हैं वो दो दो अल्फाज हैं। जैसे दिलकश सहारा, दिलकश एक है, सहारा एक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो दिलकश सहारा, तो ये क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। सुरमई वादियाँ, ये भी मुरक्कब है। दिलनशी, ये भी मुरक्कब है। रश्के फिरदौस, ये भी मुरक्कब है। और हंसी पासबां, ये भी मुरक्कब है। तो हमने इनका मफ़हूम लिखना है, यानी हमने इनका मायने लिखना है कि इनके मायने क्या है। ठीक है, सबसे पहले है दिलकश सहारा। दिलकश सहारा का मतलब है खूबसूरत सहारा। क्यों? क्योंकि दिलकश खूबसूरत को कहते हैं, तो खूबसूरत सहारा। ठीक है, नेक्स्ट है सुरमई वादियाँ। नेक्स्ट क्या है? सुरमई वादियाँ। तो इसका क्या मायने होगा? सुरमे के रंग की वादियाँ। सुरमे के रंग की वादियाँ। नेक्स्ट है दिलनशी। दिलनशी के मायने हैं दिल पर नक्श होने वाला। दिल पर नक्श होने वाला, यानी दिल पर असर करने वाला। ठीक है, रश्के फिरदौस, जन्नत का रश्क। रश्के फिरदौस, जन्नत का रश्क, यानी ऐसी इतनी खूबसूरती कि जन्नत भी उस पर रश्क करे, फ़ख्र करे। ठीक है, नेक्स्ट है हंसी पासबां। हंसी कहते हैं खूबसूरत को। हंसी किसे कहते हैं? खूबसूरत को। और पासबां मुहाफिज, तो खूबसूरत मुहाफिज क्या है? खूबसूरत मुहाफिज। ये आपके मुरक्कबात मुकम्मल हो गए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुतरादिफ लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुतरादिफ लिखें। तो आपने लाइन लगानी है, 4 कॉलम्स बनाने हैं और फिर इनके मुतरादिफ लिखने हैं। तो सब पहला वर्ड है आरज़ू। आरज़ू का मुतरादिफ क्या होगा? तमन्ना। आरज़ू का मुतरादिफ क्या है? तमन्ना। सहारा आसरा। सहारा का क्या है? आसरा। ठीक है, नेक्स्ट है चमन। चमन कहते हैं बाग को। चमन किसे कहते हैं? बाग को। नेक्स्ट है बन। बन कहते हैं जंगल को। बन किसे कहते हैं? जंगल को। और बहादुर, बहादुर का मुतरादिफ क्या है? दलेर। बहादुर का मुतरादिफ क्या है? दलेर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके मुतरादिफ मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप अपना सफ़ा नंबर 72 खोलें। उस पर हमारा सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही
टिक से करें कि आपके MCQs हैं, जो दुरुस्त जवाब होगा उसके हरफी नंबर पर आप टिक कर देंगे। ओके जी। हमारा सारा वतन क्या है? हमारा सारा वतन क्या है? क्या इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा? जी, रश्के फिरदौस। क्या है? हमारा सारा वतन क्या है? रश्के फिरदौस। तो जहाँ रश्के फिरदौस लिखा है वहाँ आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, वतन की कौन सी चीज़ बहुत दिलनशी है? दिलनशी क्या चीज़ है? जी, बन। तो जहाँ बन लिखा हुआ है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन की नदियाँ क्या लुटाती हैं? नदियाँ क्या लुटाती हैं? जी, चांदी। तो जहाँ पर चांदी लिखा है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है, हमारे वतन की खेतियाँ क्या उगाती हैं? खेतियाँ क्या उगाती हैं? सोना। जी बिल्कुल। तो जहाँ सोना लिखा हुआ है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है, हम हंसी अंजुमन के कैसे पासबान हैं? तो हमने क्या पढ़ा था? हंसी अंजुमन के हंसी पासबान। तो इसका मतलब क्या है? आप जहाँ पर हसीन लिखा हुआ है वहाँ आपने टिक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके MCQs मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अराब लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अराब लगाएं। तो पहला लफ्ज़ है दिलकश। दिलकश। तो दाल के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर जज़्म, काफ के ऊपर ज़बर और शीन के ऊपर जज़्म। दिलकश। नेक्स्ट वर्ड है नदियाँ। नून के ऊपर ज़बर, दाल के नीचे ज़ेर। अब देखें नदियाँ, तो ये 2 मरतबा आ गया, तो ये के ऊपर शद आ जाएगी, फिर ये के ऊपर ज़बर आएगी और नून गुन्ना के ऊपर जज़्म आ जाएगी। तो ये क्या बन गया? नदियाँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दिलनशी। दाल के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर जज़्म, दिल, नून के ऊपर ज़बर, शीन के नीचे ज़ेर और ये के ऊपर जज़्म और नून गुन्ना के ऊपर भी जज़्म। दिलनशी। दिलनशी। नेक्स्ट है रश्के फिरदौस। रे के ऊपर ज़बर, शीन के ऊपर जज़्म, काफ के नीचे ज़ेर, यह हो गया रश्के। उसके बाद फिरदौस, फे के नीचे ज़ेर, रे के ऊपर जज़्म, दाल के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर जज़्म और सीन के ऊपर भी जज़्म। तो रश्के फिरदौस। रश्के फिरदौस। नेक्स्ट है मुल्को मिल्लत। मुल्क, मुल्क होता के ऊपर आएगा मीम के ऊपर पेश, लाम के ऊपर जज़्म और काफ के ऊपर भी जज़्म। मुल्क। अब वाव है, वाव दोनों को मिलाने के लिए है तो वाव के ऊपर भी जज़्म आ जाएगी। मुल्क को आगे मीम के नीचे ज़ेर, मिल्लत, तो लाम 2 मरतबा है तो लाम के ऊपर शद भी आ जाएगी, ज़बर आएगी और ते के ऊपर जज़्म आ जाएगी। मुल्को मिल्लत। मुल्को मिल्लत। ठीक है, ये आपके आराब मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते हैं कि आप कॉपी पर 4 कॉलम्स बनाएंगे, वाहिद जमा, जमा वाहिद। जो वाहिद होगा वो वाहिद में लिख के उसकी जमा लिख देंगे और जो जमा होगा उसको जमा में लिखकर उसका वाहिद लिख देंगे। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है खेतियाँ। अब खेतियाँ जमा है तो आप इसका वाहिद लिखेंगे खेती। खेतियाँ, खेती। नदी भी जमा है, नदियाँ भी जमा है तो नदियाँ का वाहिद लिखेंगे नदी।
नदियाँ का वाहिद लिख देंगे नदी। नेक्स्ट वर्ड है वादियाँ। वादियाँ का ये भी जमा है, तो इसका भी वाहिद क्या होगा? वादी। वादियाँ, वादी। नेक्स्ट वर्ड है तारा। तारा वाहिद है, अब इसकी जमा लिखेंगे हम, क्या होगा? तारे। तारा, तारे। ठीक है। नेक्स्ट है इशारा। इशारा भी वाहिद है, तो इसकी जमा क्या होगी? इशारे। इशारा, इशारे। और नेक्स्ट है मिल्लत। मिल्लत भी वाहिद है, तो इसकी जमा क्या होगी? मिल्लतें। मिल्लत, मिल्लतें। ठीक है, यानी क्या है? खेतियाँ, उसकी वाहिद खेती। नदियाँ, नदी। वादियाँ, वादी। तारा, तारे। इशारा, इशारे। मिल्लत, मिल्लतें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 73 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 73 खोलेंगे जी। यहाँ पर आपका सवाल है, मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। यानी यहाँ मिसरे मुकम्मल नहीं हैं, आपने मुकम्मल करने हैं। पहला है आरज़ुओं का दिलकश डैश वतन, तो क्या आएगा? आरज़ुओं का दिलकश सहारा वतन। दिलकश सहारा वतन। डैश के सीने के अरमान हैं, अब यहाँ पर डैश में क्या आएगा? मुल्को मिल्लत। क्या आएगा? मुल्को मिल्लत। मुल्को मिल्लत के सीने का अरमान है। नेक्स्ट है सुरमई वादियाँ डैश चमन। सुरमई वादियाँ डैश चमन, तो डैश में क्या आएगा? लहलहाते। क्या आएगा? लहलहाते चमन। डैश है आज सारा वतन। डैश है आज सारा वतन, तो क्या आएगा? रश्के फिरदौस। क्या आएगा? रश्के फिरदौस है आज सारा वतन। और नेक्स्ट है जा लुटा दे जो कर दे डैश वतन। कब जा लुटाने की बात आई है? जो कर दे डैश वतन, इशारा। जा लुटा दे जो कर दे इशारा वतन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके मिसरे मुकम्मल हो गए। अगला आपका सवाल है कॉलम मिलाएं। अगला आपका सवाल क्या है? आपने कॉलम अलिफ के मुतलका अल्फाज को कॉलम बे से मिलाना है। ठीक है, तो आपने, मैं यहाँ पर जस्ट आपकी हेडिंग दे रही हूँ, कॉलम मिलाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉलम अलिफ लिखूंगी। कॉलम अलिफ में क्या क्या है? सोना, फूल, सुरमई, लहलहाते, और जियाले। ये आपके कॉलम अलिफ के अल्फाज हो गए। कॉलम बे के, अब कॉलम बे के अल्फाज कौन से हैं? पहला लफ्ज है रंग, दूसरा है खेत, तीसरा है बहादुर, नेक्स्ट है चांदी, और नेक्स्ट क्या है? चमन।
ये आपके कॉलम लिखे गए। अब हमने कॉलम को आपस में मिलाना है। तो सोना, जैसे ही आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे तो साथ ही जहन में कौन सा लफ्ज़ आता है? चांदी। तो सोना को आपने चांदी के साथ मिला देना है। उसके बाद फूल, फूल कहाँ होते हैं? चमन में। चमन यानी बाग में। तो फूल को आपने चमन के साथ मिला देना है। सुरमई, सुरमई क्या है? एक रंग का नाम है। तो सुरमई को रंग के साथ मिला देना है। लहलहाते, क्या लहलहाते हैं? जी, खेत। तो लहलहाते को आपने खेत के साथ मिला देना है। और ज्याले कहते हैं बहादुर को, तो ज्याले को आपने बहादुर के साथ मिला देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया और उसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम भी मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, हमारा सबक नंबर 14 हमारा वतन नज़्म मुकम्मल हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुने, समझें। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो कि पूछना ज़रूरी है तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।